हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टॉपिक सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके आगे भी हम लोग विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर उससे समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ बहुत कम दूरी, यानी कि एकदम से स्मॉल डिस्टेंस पर अगर एक दूसरे से रखे हुए हों, तो इस तरह की सिस्टम को या इस तरीके के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यानी कि दो समान, यानी कि परिमाण तो दोनों का समान होना चाहिए। इसका अगर हम -q और इसका +q, दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2a पर, ये दूरी हमेशा हम लोग 2a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के लिए ये दूरी हमेशा 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2a पर रखे होते हैं तो ये जो निकाय बनता है इसको बोलते हैं द्विध्रुव। देखो, क्योंकि इसके अंदर दो तरीके के ध्रुव, एक तो ऋणात्मक ध्रुव, एक धनात्मक ध्रुव, इसलिए इसको द्विध्रुव कहेंगे। अब इस द्विध्रुव से संबंधित कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। देखो, इस दोनों जो आवेश है इनको मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, तो ये रेखा जो है ये कहलाती है अक्षीय रेखा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये रेखा कहलाती है अक्षीय रेखा। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनका जो मध्य बिंदु होगा उसको हमेशा मूल बिंदु पर मानेंगे, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूरी a होगी और ये दूरी भी a होगी। तो इसके मूल बिंदु से, यानी कि इसके मध्य बिंदु से इसके लंबवत रेखा खींची जाती है। इसके मूल बिंदु से इसके लंबवत जो रेखा खींची जाएगी वो हो जाएगी इसकी निरक्षीय रेखा। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर या द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु की बात करें तो वो यहाँ इस रेखा पर स्थित होगा। अगर द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु की बात करें या निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु की बात करें तो वो इस रेखा पर स्थित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी अक्षीय रेखा कौन सी होती है और निरक्षीय रेखा कौन सी होती है। देखिए, यहाँ पर ये जो द्विध्रुव है, यहाँ ये भी दो आवेशों का एक समूह है, यह यानी कि दो आवेशों का एक निकाय है। तो इसका भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि इसका विद्युतीय व्यवहार प्रदर्शित होता है। क्योंकि ये दो विद्युत आवेशों से ही मिलकर बना है, तो यहाँ पर इसके विद्युतीय व्यवहार को या इसके इलेक्ट्रिक नेचर को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से समझते हैं। तो अब हम लोग इस विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको हमेशा P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P जो है वो इन दोनों आवेशों में किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि किसी भी एक आवेश का आप मान ले सकते हैं, क्योंकि दोनों परिमाण में समान हैं, तो किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a दूरी पर रखे हैं, तो दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको
अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको 2a को वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात करें अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई और उसकी विमा की, तो हम इसकी इकाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो इसके लिए तो इसकी इकाई जो है वो कूलाम हो जाएगी, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको C से लिखते हैं, तो ये इसके लिए C आ जाएगा। और यहाँ दूरी जो है उसका मात्रक होता है मीटर। अब देखिए ये साथ में यहाँ पर 2 है तो आप इसको मीटर स्क्वायर मत कर देना। अगर दूरी इंटू दूरी होता तो वहाँ पर मीटर का स्क्वायर होता। ये यहाँ पर 2 से यानी कि उसकी डबल है तो भी दूरी ही है, तो यहाँ हो जाएगा कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी विमा की, तो विमा भी हम लोग इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ कोई भी तरीके से मास यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, यानी कि द्रव्यमान इंक्लूड नहीं है, तो m0 रहेगा। तो m0 दूरी है तो उसके लिए आ जाएगा L1। आवेश का मात्रक होता है A1, आवेश की विमा होती है A1T1, तो A1T1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो m0 L1 T1 A1। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाएगी। अब देखिए प्रकृति के अंदर विद्युत द्विध्रुव के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के तत्व हमें मिलते हैं जो कि नेचर के अंदर विद्युत द्विध्रुव जैसे ही होते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl इसके अंदर एक होता है Na+ और एक होता है Cl-। तो यहाँ पर ये द्विध्रुव टाइप का है, क्योंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग हैं। और यहाँ दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O, जिसमें H+ OH- जो है वो अलग अलग है, यानी कि धनात्मक पार्ट और ऋणात्मक पार्ट जो है वो अलग अलग है। कुछ इस तरीके के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय, ये हो जाएगा ध्रुवीय परमाणु। और कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिनके अंदर धनात्मक पार्ट और ऋणात्मक पार्ट जो है उनके केंद्र आपस में मिले हुए होते हैं, यानी कि अलग अलग धनात्मक और अलग अलग ऋणात्मक पार्ट नहीं होता है। तो इस तरीके के जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय परमाणु कहलाते हैं, जिनको आगे, अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको हम लोग आगे के चैप्टर में 1-2 चैप्टर बाद डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना काफ़ी है, उसके बाद आगे के चैप्टर में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ये तो बात हो गई है द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण की। अब इसके बाद में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में अब 2 ऑप्शन है, क्योंकि हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के एक तो ये रेखा हम लोगों ने मानी थी जिसको हमने कहा था अक्षीय रेखा, एक ये रेखा हमने मानी थी जिसको हमने कहा था निरक्षीय रेखा। तो अब विद्युत क्षेत्र हमें 2 तरीके से ज्ञात करना होगा। एक तो ये कि अगर कोई भी बिंदु अक्षीय रेखा पर है तो वहाँ पर इस पूरे निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर कोई बिंदु निरक्षीय रेखा पर है तो इन दोनों के कारण वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो ये अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो 2 ऑप्शन है। आज इस वीडियो में हम लोग एक के लिए ज्ञात करेंगे और अगले वीडियो में हम जो बच जाएगा दूसरा उसके लिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर रहे हैं अक्षीय रेखा पर।
विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये हमारा द्विध्रुव है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ये ए बिंदु पर स्थित है और ये बी बिंदु पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये होगा इसका मध्य बिंदु ओ, ये दूरी है ए, ये दूरी भी है ए, और ये भी दोनों मिलके ये दूरी हो जाएगी 2a। ठीक है, अब हमें इस अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो P बिंदु है वो हमेशा मूल बिंदु से r दूरी पर ही लेते हैं। तो यहाँ से मूल बिंदु से यानी कि इसके मध्य बिंदु O से ये r दूरी पर हम लोगों ने ले लिया है। अब देखिए यहाँ ये दूरी हमें ज्ञात हो गई है, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें आवेश से दूरी यहाँ पर फॉर्मूले में रखने के लिए चाहिएगी। तो आवेश से दूरी ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा, ए बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? देखो ये दूरी है r और ये दूरी है a, तो ये हो जाएगी r प्लस a। फिर इस आवेश से हमें दूरी चाहिए तो ये हो जाएगी r माइनस a, क्योंकि ये दूरी पूरी थी r और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये दूरी a है, तो ये हो जाएगी r माइनस a यहाँ से। तो दूरी हमें ज्ञात हो गई है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने देखा था कि अगर एक से अधिक आवेश हो तो उसके लिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उनका सदिश योग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इसके कारण मान लेते हैं E1 वेक्टर है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो यहाँ पर K का मान 1/4πε0, Q तो आवेश जो है वो है हमारे पास में Q/r। तो यहाँ से प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है? r माइनस a और उसका स्क्वायर। अब देखिए धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कैसे बताई थी हम लोगों ने? धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकलते हुए होती है, यानी कि यहाँ से निकलते हुए होगी तो वो P की तरफ होगी। तो यहाँ पर E1 वेक्टर जो है वो P की तरफ होगा। तो यहाँ से P कैप हम लोग इसके साथ में रखेंगे, क्योंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हमें दिशा भी बतानी होगी। तो ये P की तरफ होगी, या फिर P कैप लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो B P की दिशा में। इस तरीके से हमने धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब इसी तरीके से ऋणात्मक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 वेक्टर, और फॉर्मूला वही रहेगा, K का मान 1/4πε0, और क्योंकि आवेश का मान समान है, Q अपॉन इसकी दूरी हो जाएगी r प्लस a का स्क्वायर,
और इसकी दिशा जो है, अब देखिए जो धनात्मक ऋणात्मक आवेश होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर आते हुए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ये इस साइड होगा अंदर आते हुए इस आवेश के कारण। तो किसकी तरफ होगा, पी बी की तरफ, पी ए की तरफ होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। पी ए की दिशा में, यानी कि दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब देखिए अगर कुल विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है तो यहाँ से ई वेक्टर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर का मान रख देंगे 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, और उसकी दिशा जो है वो P कैप की दिशा में है। दूसरे के लिए रखेंगे तो यहाँ से 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। अब इसकी दिशा जो है ऋणात्मक के कारण वो उल्टी आई थी, यानी कि इससे विपरीत माइनस पी कैप की तरफ आई थी, ठीक है, पी से दूर जाते हुए थी। तो यहाँ से देखिए 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा, क्यू भी इसमें कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर क्योंकि ये माइनस पी कैप की तरफ है तो यहाँ से माइनस आ जाएगा साथ में, और ये हो जाएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। और अब क्योंकि इसमें माइनस ले लिया है तो दोनों ही पी कैप की तरफ हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसके एलसीएम ले सकते हैं, तो Q/4πε0 तो एज इट इज चलेगा। इसके अंदर हम लोगों ने एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती ले लिया है, तो ये हो जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर, ये दोनों ही आ जाएंगे। यहाँ पर R माइनस ए का स्क्वायर है तो ऊपर की साइड आ जाएगा R प्लस ए का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर R प्लस ए का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लघुत्तम समापवर्ती लेना आप पहले से ही सीख के आ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है इसलिए मैंने बताया है। यहाँ से देखिए एक सूत्र लगता है R माइनस ए R प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों ही जो है ब्रैकेट वो स्क्वायर में ही चल रहे हैं। यहाँ से इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, अब ये सारी चीज़ें जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आता लेकिन यहाँ प्लस 2RA आ जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये दिशा बताएंगे कि पी कैप की तरफ चल रही है। Q/4πε0 एज इट इज चलेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास है 4RA/R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी कैप। अब देखिए यहाँ से Q इंटू 2A, अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने बताया है Q इंटू 2A जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P वेक्टर होता है Q इंटू 2A, जो कि अगर हम लोग यहाँ बनाना चाहें तो इसमें से 2 ले लेते हैं, A ले लेते हैं और Q हमारे पास में है ही, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P वेक्टर, और जो बच गया है वो क्या बच गया है, 2R बच गया है अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी कैप। तो ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी इसके अक्षीय बिंदु पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अक्षीय बिंदु के लिए ज्ञात की है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि इस यहाँ पर देखिए R की तुलना में A जो है वो बहुत छोटा है। इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पर R की तुलना में A जो है वो बहुत छोटा है और R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर और भी छोटा रहेगा। तो यहाँ से इस सूत्र के अंदर हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से E अक्षीय आ जाएगा P वेक्टर 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R। अभी देखिए इसका यहाँ पर इसका स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर ही चल रहा है। तो ये हो जाएगा R की पावर 4 इंटू पी कैप। एक R से एक R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक 2 से ये 2 भी कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, या फिर इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। या तो इसको p वेक्टर में रख रहे हो तो यहाँ पर p कैप नहीं लगाएंगे, या फिर इसको वेक्टर में नहीं कर रहे हो तो p कैप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर। इससे आगे वाले वीडियो में हम निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सो आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।